तो क्लास करें स्टार्ट। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2700 BC की बात करेंगे। लेकिन इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले हमें थोड़ी सी हिस्ट्री का समझना बड़ा जरूरी है। मतलब मानव विकास की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसको समझना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इस अर्थ के ऊपर हुई है। ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट जो थी वो इस अर्थ के ऊपर होनी शुरू हुई और किस तरीके से जो पाषाण युग था, पाषाण युग मतलब जैसे हम स्टोन एज की बात करते हैं, स्टोन एज से शुरू होता है जब इंसानों ने अपना पेट भरने के लिए क्या करना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया। किनका? जानवरों का शिकार करना शुरू किया। और शिकार को करने के लिए उन्होंने औजार बनाने शुरू किए, पत्थरों से औजार बनाने शुरू किए। और पत्थरों से जब औजार बनाना शुरू किए तो उसे हम पाषाण युग की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ साल पहले, कम से कम 5 लाख साल पहले की हम बात करेंगे कि हाँ, जब से हमारा जो पाषाण युग शुरू होता है, जिसे हम स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, स्टोन एज शुरू होती है। और इस पाषाण युग की जब हम लोग बात करते हैं तो इस पाषाण युग को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसको? पूरे पाषाण युग को। ठीक है, तो पाषाण युग से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता कि जितनी हम लोग ये बातें करते हैं ये लिखी कहाँ पे गई हैं, कहाँ से पढ़ी गई, कैसे पता लगा कि ये हिस्ट्री के अंदर ये इवेंट हुए थे। और जब ये हिस्ट्री के अंदर ये इवेंट हुए थे तो इन इवेंट्स का पता हमें किस तरीके से लगा। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं। अब एशियंट हिस्ट्री की बात करें तो वहां के बारे में लिखित हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 2 तरीके हमें सोर्सेज मिलते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जब हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो 2 तरीके की हिस्ट्री जो है हमें मिलती है कि 2 तरीके से हम हिस्ट्री को जान पाए। एक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के थ्रू। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मतलब कुछ साइट्स हैं, कोई आर्किटेक्चर्स हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ थी, पर्टिकुलर जो सभ्यता थी वो वहाँ पे पाई जाती थी। ये लोग ऐसे काम किया करते थे और इस तरीके से इनका जो काम था वो हुआ करता था। दूसरे थे आपके लिटरेचर या लिटरेरी जो सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्सेज मतलब एक तो इंडियन राइटर्स जिन्होंने हिंदुस्तान के थे, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर लिखा है। ठीक है, हम लोग वेदों की बात करेंगे, स्मृतियों की बात करेंगे, या उसके बाद जो इंडिया के अंदर बाहर से ट्रैवलर आया, मैगनस्थीज आया था, आपका फायान आया था, यांग टिसांग आया था। तो वैसे वो फॉरेनर ट्रैवलर्स आए, या इंडियन के जो कोर्ट में कोर्टियर्स होते थे, जो राजाओं के साथ उनके लेखक होते थे, जो उनके विद्वान हुआ करते थे, वो अपने राजाओं के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो जब उनके बारे में लिखते थे वो हमारा लिटरेरी पार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू हमें पता लगता है। बहुत सारी बुक्स की हम लोग बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इंडिका है, ठीक है, राजतरंगिणी है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र है। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसके ऊपर बात होती है, जहां से पता लगता है। ठीक है, तो 2 तरीके के सोर्सेज है जहां से हमें पता लगता है कि हमारी हिस्ट्री कैसी कैसी थी। एक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर हम बोलते हैं कॉइन्स मिले हमें। ठीक है, कॉइन्स से पता लगता है। ठीक है, दूसरा इंस्क्रिप्शंस मिली। इंस्क्रिप्शंस मिली मतलब कि क्या कहते हैं उसको, इंस्क्रिप्शन बेसिकली किसके ऊपर होती है? रॉक के ऊपर इंस्क्रिप्शंस होंगी, या ताम्र पत्थर, कॉपर जो प्लेट्स होती थी उनके ऊपर होता था। या तीसरी जो चीज थी जहां से हमें पता लगता था कि ये है लाइक वो आपके जो आपकी पिलर्स, जैसे अशोक पिलर्स हैं वगैरह वगैरह, तो उनके बारे में हमें पता लगता है। जो पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस, तो रॉक इंस्क्रिप्शंस, ताम्र पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्शंस हुआ करती। और तीसरा आर्किफैक्ट्स। आर्किफैक्ट्स मतलब पोर्ट्स हो गए, या दीवारों के ऊपर कहीं पेंटिंग होगी, इस तरीके से क्या मिलते थे हमें, उन चीजों के बारे में मिलते थे। तो वहां से हमें पता लगता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है कैसे उसको जाना जा सकता है, उसके बारे में पता करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज में रहते हैं। वन इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द सेकंड वन इज द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी मतलब लिटरेचर, जो हमारे पास पड़ा हुआ, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे एशियंट राइटर्स थे, उनके द्वारा जो लिखा गया था उसके ऊपर पता लगता है। अब इतनी सब बातें पता करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के आपको पता होना चाहिए जो काम करती है, दैट इज नोन एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आई होप कि सभी को पता होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, चलो पूछेंगे कि बात अलग है, हमें से बता सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था, एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1861 में स्टैब्लिश किया गया था। और
इसके जो हेड थे वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हिमाचल हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हो तो हिमाचल कांगड़ा की हिस्ट्री लिखी हुई है। उसके बाद आपकी लक्ष्मण देवी टेम्पल चंबा के ऊपर इसने बहुत सारी बातें की हुई हैं। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, वो क्या थे? वो ऐसे ही फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है उसे। 1861 में उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था कि जब 1856 में रेलवे लाइंस गढ़ने का काम शुरू हुआ था, तो जब हम पाकिस्तान लाहौर वाले एरिया में रेलवे लाइन हम लोग बिछा रहे थे, तो वहां से कुछ पुरानी ईंटें मिलनी शुरू हुई थी। तो उसको करने के लिए फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की गई 1861 में। उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू हुआ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे दैट इज नोन एज द अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहीं से पता लगता है कि इसको स्टडी करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास चीजें मिलती हैं, जैसे हम आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं, हमें डेड स्केलेटन्स मिल गए, हमें पोर्ट्स मिल गए, हमें अर्न्स मिल गए, हमें कॉइन्स मिले, कैसे पता चलता है कि वो इतने पुराने हैं? ठीक है, उसके लिए हम करते हैं, उसके लिए हम कार्बन डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का फॉर्मूला होता है C14। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C14। कार्बन डेटिंग की जाती है किसके लिए? C14 जो है उसके लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। तो C14 कार्बन डेटिंग के द्वारा हमें पता लगता है कि जो हमारा जो पर्टिकुलर चीज हमें मिले हैं, जो अवशेष हमें मिले हैं, वो कितने पुराने हैं और कितने टाइम पीरियड जो इनका है उससे पता लगता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से हमें पता लगता है। इन चीजों को, फैक्ट्स को पता करने के लिए हम कार्बन डेटिंग करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं उनका पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा, C14 के द्वारा। ठीक है, अब C14 के द्वारा जब हम इन लोगों का स्टार्ट करते हैं, C14 कार्बन डेटिंग की स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे थे कि पाषाणियों की बात कर रहे थे। हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दी किस तरीके से डेवलप हुई। हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे किसकी? पाषाणियों की, स्टोन एज की बात कर रहे थे। तो स्टोन एज में जो हमारा अपना टाइम पीरियड है उनको बेसिकली 4 डिवाइड में डिवाइड किया गया। 5 लाख साल पहले की बात करते हैं, वहां से हम लोग, एक होता है पेलियोलिथिक, सेकंड वन इज द मेसोलिथिक, थर्ड वन इज द न्यूलिथिक एंड द फोर्थ वन इज द चारोलिथिक। ठीक है, चारोलिथिक पीरियड। 4 पीरियड में हम लोगों ने डिवाइड किया है। वन इज द कौन कौन सा? आपका पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक मतलब जो टोटल स्टोन एज के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, सेकंड वन इज द, जहां पे लोग क्या करते थे, जहां पे लोग एक जगह नहीं, उनका वास नहीं हुआ करता था। पेलियोलिथिक एज की मैं बात करूं, वहां पे लोगों का वास नहीं हुआ करता था। वो अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या करते थे? भागते थे जानवरों के पीछे। जहां जहां जानवर जाते थे वहां वहां वो क्या करते थे? उनके पीछे भागते थे, उनको मारने के लिए, और उनका उपभोग करते थे। तो अप्रोक्सीमेटली ये चलता था, इस तरीके से उनका जीवन यापन था। मतलब उनका रहने का कोई स्थान नहीं था, वो किसी चीज को जानते नहीं थे, वो सिर्फ क्या करते थे? हंटिंग करते थे। उनका जो मेन काम था हंटिंग। फिशिंग वो भी नहीं जानते थे, वो फिशिंग करना भी नहीं जानते थे। उनका जो मेन काम था वो हंटिंग का था। जहां जहां जानवर माइग्रेट होते थे वैसे वैसे वो क्या करते थे? माइग्रेट होते थे। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 लाख BC के पहले की बात, अप्रोक्सीमेटली 12,000 BC से जो हमारा पीरियड स्टार्ट होता है उसका नाम है। इसकी जो मेरी एक चीज, 2-4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। जो हम पेलियोलिथिक, जितनी भी हम साइट्स की बात करेंगे, चाहे वो पेलियोलिथिक स्टेज हो, चाहे वो मेसोलिथिक स्टेज हो, चाहे वो न्यूलिथिक स्टेज हो, चाहे आपकी वो चालोलिथिक स्टेज हो, इनके कुछ फेमस साइट्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पेलियोलिथिक स्टेज की बात कर रहे हैं। किसकी? पेलियोलिथिक स्टेज की बात कर रहे हैं। तो पेलियोलिथिक स्टेज के अंदर एक फेमस 2 केव्स हैं, नेचुरल केव्स हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। 2 फेमस केव्स पेलियोलिथिक स्टेज के अंदर, जो पेलियोलिथिक एज थी उसके 2 इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। वन इज द केव्स ऑफ भीमबेटका केव्स। ठीक है, कौन सी? भीमबेटका। भीमबेटका जो केव थी, वो भीमबेटका केव्स जो MP में, मध्य प्रदेश में पाई गई है, भीमबेटका केव्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है कि पेलियोलिथिक एज के अंदर जो सबसे फेमस हमें मिला हुआ है वो कौन सी केव्स हैं। वहां पे जो फेमस केव्स है जिसका नाम है भीमबेटका केव। भीमबेटका केव आपको पता होना चाहिए MP के अंदर है, और ये एक नेचुरल शेल्टर है, नेचुरल केव है, जहां पे ह्यूमन कभी पेलियोलिथिक एज के अंदर रहते थे। ये पेलियोलिथिक एज के अंदर नहीं, बाकी एज में भी रहे हैं, लेकिन इसका जो संबंध है वो सबसे पहले पेलियोलिथिक एज से मिलता है, जहां पे दीवारों के अंदर चित्रकारी हुई है ना, आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, वहां पे उसकी चित्रकारी की हुई मिलती है। कहां पे? भीमबेटका। ठीक है, कौन सी? भीमबेटका
बेटका, आपको बड़े अक्षरों में लिख देता है एक भीम बेटका। ये इंपॉर्टेंट एमपी के अंदर है, ठीक है, एमपी के अंदर है, ठीक है, भीम बेटका। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी, यहां पे क्या होता है आपका भीम बेटका, ये इंपॉर्टेंट जगह है, पूछी जाती है। ये यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को साइट भी है इंडिया के अंदर, ठीक है, यूनेस्को आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके बारे में यूनेस्को साइट आपकी भीम बेटका कहां पे, एमपी के अंदर, इसके बारे में क्वेश्चन पुट किया जाता है। ये एक पैलियोलिथिक मतलब स्टोन एज की, ठीक है, पाषाण युग की एक साइट है, एक शेल्टर है जिसके बारे में क्वेश्चन आता है। एक दूसरी साइट आती है जिसके बाद में पूछा जाता है, दैट इज एट कुरनूल। कुरनूल, कुरनूल, ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल कहां पे है, आंध्र प्रदेश में एक साइट है, ठीक है, कुरनूल एक साइट है, कहां पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। इस साइट के बारे में भी क्वेश्चन पुट होता है, क्योंकि यहां पे पहली बार ऐश, ऐश समझते हो, ऐश, ऐश मतलब राख मिली थी। इससे पता लगता है कि जो ये बेसिकली मेसोलिथिक जो आपकी स्टेज थी उसके बारे में उसकी थी कि जो इस एज के अंदर जो लोग थे, पाषाण युग के अंदर लोगों ने किसकी आग की खोज कर ली। तो ऐश मिली है कहां पे, कुरनूल एपी, आंध्र। कुरनूल आपको पता भी होना चाहिए, कैपिटल रह चुकी है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, 1956 में शायद उस टाइम इसकी क्या रह चुकी है, आप देखना एक बार कहां पे कोई शहर में रही है। ये आपकी कैपिटल रही है कुरनूल एपी की, आंध्र प्रदेश की। तो कुरनूल में क्या मिला है, ऐश मिली है। ऐश मतलब राख के सिम्टम्स मिले हैं, जो हम मेसोलिथिक एज की बात करते हैं, ठीक है। तो जो मेसोलिथिक एज थी, ये दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर याद रखना है जो पुराने उससे बात करते हैं, ठीक है। भीमबेटका यूनेस्को साइट और कुरनूल एपी में, आंध्र। भीमबेटका कहां पे आपकी, एमपी में। भीमबेटका कहां पे आपकी, एमपी में एक साइट है जहां से इसके ऊपर क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। एक मिनट क्लास, ठीक है। दूसरा जो एज जिसको कन्वर्ट किया गया उस एज का नाम था मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज के अंदर क्या होता था कि यहाँ पे इन्वायरमेंट ने बड़ा चेंज किया, इन्वायरमेंट चेंज हुआ इस स्टेज के अंदर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो मीसोलिथिक एज है वो आपकी 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच में बात होती है। 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के ऊपर बात होती है किसकी, मीसोलिथिक एज की। और इस अंदर के एज के अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है। इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन डेवलप होता है। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं वो दो चीज़ों में, एक तो मीट मतलब जानवरों की हंटिंग के लिए, और दूसरा जो प्लांट्स थे, प्लांट और एनिमल दोनों पर क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड हो जाते हैं, कौन से, जो लोग थे। अब क्या हुआ, अब लोग भागना शुरू नहीं हुए, मतलब जानवरों के पीछे भागना नहीं शुरू हुआ। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्टे करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने स्टे करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली थोड़े से कस्टम रूल रेगुलेशन बनने शुरू हुए उन लोगों के, आपस में रहने, समाज में रहने का थोड़ा सा होना शुरू हुआ। तो इस स्टेज के अंदर क्योंकि एनिमल नहीं मिल रहे तो प्लांट के साथ भी लाइक फ्रूट्स होने शुरू हो गए, प्लांट रूट्स होना शुरू हो गए, जिसे हम कंदमूल कहते हैं या हम एनिमल्स इसकी बारे में बात करते हैं। तो इनका अवेलेबिलिटी होना शुरू हो गई। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या सीख लिया, प्लांट को और एनिमल दोनों को वो अपने जीने के लिए करने का सीख लिया। और इसी चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, ऐश बनाया, मतलब आग का खोज, पत्थरों को रगड़ने के बाद इसमें जो हमें अवशेष मिलते हैं वो स्मॉल पत्थर, स्मॉल स्टोन्स मिलते हैं जिसमें कुल्हाड़ी बनी हुई या नुकीली चीज को काटने के लिए। तो ऐसे अवशेष मिलते हैं जिससे पता लगता था कि इन्होंने क्या कर दिया, इन चीजों को छोटा छोटा करके उनको उपदैनिक उपभोग की चीजों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो हुआ क्या, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जब उनको प्लांट और एनिमल के पीछे नहीं मतलब अवेलेबिलिटी होना शुरू होगी तो अब उनकी स्टे होना शुरू हो गया एक जगह। अब उनका क्या हो गया, स्टे होना एक जगह शुरू हो गया। जब एक जगह शुरू हुआ तो फैमिलीज मतलब वो थोड़ा सा कल्चर्स उसको डेवलप होना शुरू हो गया। आग का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया। अभी तक इन्होंने किसी मेटल को नहीं डेवलप किया था, सिर्फ पत्थरों से ही जो काम करते थे, पत्थरों से करते थे। पत्थर की कुल्हाड़ी बना देते कि पत्थर से नुकीला करके पीछे डंडा बांध के, इस तरीके से उन्होंने करना शुरू कर दिया था मीसोलिथिक। उसके बाद आती है न्यूलिथिक। न्यूलिथिक मतलब न्यू, नए उसकी बात करते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 बीसी से शुरू होता है आपका न्यूलिथिक। 10,000 बीसी से शुरू होता है आपका कौन सा, न्यूलिथिक पीरियड जो स्टार्ट होता है। इस न्यूलिथिक पीरियड के अंदर इन्होंने किसको डेवलप करना शुरू कर दिया, इन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया। किसको डेवलप करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर। अब इन्होंने बीजना शुरू कर दिया खेतों, क्योंकि अब स्टेबिलिटी आ गई।
अब लोग रहना शुरू हो गए और इन्हें पता लग गया, प्लांट्स के बारे में पता लग गया। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसको बीजना शुरू कर दिया, उनकी एग्रीकल्चर शुरू कर दी। और जो एनिमल थे उनको डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन मतलब उनका पालतू जानवर या पालतू जो जानवर, जब हम लोग गाय भैंस पालते हैं, उन्होंने उस चीज़ को पालना शुरू कर दिया। पिग्स थे उनके पास, आपके गोट थी, बकरी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्या करना, पालना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली दो चीज़ें होनी शुरू होगी कि एक तो उन्हें दूध, ठीक है, मिलना शुरू हो गया, दूसरा एनिमल से रेयरिंग करना, फसलें उगाना शुरू कर दिया, फसल तीसरी चीज होनी शुरू होगी। तो ऑटोमेटिकली क्या बनना शुरू हो गए, एक टाउन से बनने शुरू हो गए, पर्टिकुलर जैसे हम बोलते हैं जनजातियां डेवलप होनी शुरू होगी, ठीक है, ट्राइब्स डेवलप होना शुरू होगी छोटे छोटे एरियो में। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूलिथिक एज के अंदर एग्रीकल्चर शुरू हो गया। सेकेंड अपना कल्टिवेशन शुरू हुआ, उसके बाद उनका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो काम था ये शुरू हुआ। चालोलिथिक स्टेज। चालोलिथिक बेसिकली मेटल, चालोलिथिक याद रखना, चालोलिथिक एज के अंदर मेटल की डेवलपमेंट कर ली शुरू, ठीक है। किसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी, मेटल, ठीक है। किसकी, मेटल जो है उसको डेवलप करना शुरू किया किसने, इन लोगों ने। और कॉपर, किसका, कॉपर मिक्स विद द स्टोन। यहां पे कौन सी धातु सबसे पहले खोज की गई थी, जिसका हम बोलते हैं कॉपर, ठीक है। तो कॉपर सबसे पहले मिला था, और इसका जो हमें मिलता है, इसकी जो हमें वो मिलती है, क्या कहते हैं, एविडेंस मिलता है क्या चालोलिथिक स्टेज के अंदर कॉपर का, वो एक क्षेत्रीय जगह है, क्षेत्रीय एक जगह है राजस्थान के अंदर, दैट इज कॉपर माइन, ठीक है। तो ओल्डेस्ट कॉपर माइन, तो इसको याद रखना, क्षेत्रीय को। क्षेत्रीय की जगह कहां पे, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय एक जगह है जहां पे चालोलिथिक स्टेज के एविडेंस मिलते हैं। यहां पे माइन थी, किसकी, कॉपर माइंस थी, यहां से कॉपर को लिया जाता था। बाद में जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो यहां से जितना भी आपका, क्योंकि ब्रोंज एज थी, जितना भी कॉपर हुआ करता था वो कहां से लिया जाता था, क्षेत्रीय माइन से। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालोलिथिक एज के अंदर कौन सी माइन थी आपकी, क्षेत्रीय, CHETTARI, क्षेत्रीय माइंस, ठीक है। सो क्षेत्रीय नहीं, खेतरी, नोट क्षेत्रीय, दैट इज खेतरी, ठीक है। कौन सी माइन थी, खेतरी थी, नोट क्षेत्रीय, दैट इज खेतरी, KHETARI, खेतरी माइंस थी। कहां पे, राजस्थान के अंदर, चालोलिथिक स्टेज के अंदर, जो आपकी एज थी उसके अंदर डेवलप हुआ था। मतलब इस एज में क्या हो गया था, लोग एक कम्युनिटी में रहना शुरू हो गए थे। उसके बाद एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होना शुरू हो गया था, सर्वाइवल के लिए एक टाउन्स, फैमिलीज बनना शुरू हो गई थी, ठीक है, लोग ग्रुपों में रहना शुरू हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने एक नए औजारों की जो थी उसका मतलब मेटल की खोज कर ली थी। यहाँ पे स्टेज के अंदर किसकी खोज हो गई थी, मेटल की। और पहला मेटल जिसकी खोज की गई थी दैट इज कॉपर। और कॉपर की जो माइन है वो कहाँ पे है, खेतरी के अंदर, राजस्थान में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री थी वो डेवलप हुई और हम कहाँ पे पहुंचे, अप्रोक्सीमेटली 3000 BC के करीब पहुंचते हम लोग, ठीक है। 33 BC, जिसे हम प्री हप्पा 3300 BC, इसे हम बोलते हैं प्री हड़प्पन एज। प्री हड़प्पन एज 3300 से स्टार्ट होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 2700 BC तक चलती है आपकी प्री हड़प्पन एज। प्री हड़प्पन एज के अंदर मतलब क्या होता था कि लोग गांव में, उनके गांव बन जाते हैं, वो गांव से क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो गांव फैमिलीज बनना शुरू हो जाती हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर उसको बिजनेस और ट्रेड के लिए यहाँ से शुरुआत हो जाती है प्री हड़प्पन स्टेज के अंदर। समझा गया। तो ये था आपका पाषाण युग के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पुट किए होते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो यही है सारे के सारे, ठीक है। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, अभी तक लगता है कि सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार से रिवाइज कर देते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या अभी तक। हम लोगों ने 3 चीजों के ऊपर मेन फोकस किया। एक, बिफोर हड़प्पा सिविलाइजेशन किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई। सेकंड, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था वो किस तरीके से डेवलप हुआ, कौन उसके हेड थे, कब बना था वो, ठीक है। और तीसरा, जो पैलेलिथिक जो हमारी स्टेजेस थी, डिफरेंट एजेस डेवलपमेंट थी लोगों की, पाषाण युग से लेकर हम बात करेंगे मेटल एज तक, उसके बीच में किस तरीके से लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने जीने का जो आधार था उसको बनाया, ठीक है। इसी आधार को आगे बढ़ते हुए जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पहुंचते हैं,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं बेसिकली। ठीक है, इस जगह आप लोगों को 4 फेज भी मिलेगा देखने को, लेकिन मैक्सिमम 3 फेज है। वन इज द प्री हड़प्पा, सेकंड वन इज द मैच्योर, थर्ड वन इज द डिक्लाइन स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हुआ क्या, बेसिकली जब हम लोग चालोलिथिक के डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे थे, तो हुआ क्या कि जितने भी लोग थे क्योंकि वो माइग्रेटेड हुए थे, कोई भूमध्य इंडिया में बेसिकली लोगों जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, प्रजातियां समझो, जैसे क्या कहते हैं उसको, रेसेस होती हैं, डिफरेंट एनिमल के अंदर अलग अलग होते हैं, कोई शेर को बाघ इस तरीके से होते हैं ना, तो सेम भी द प्रजातियां इसके अंदर भी ह्यूमन रेस के अंदर प्रजातियां हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग माइग्रेट होने शुरू हुए। कहाँ पे? नदियों के किनारे। कहाँ पे माइग्रेट होना शुरू हुए? नदियों के किनारे, क्योंकि एग्रीकल्चर करना तो पानी की जरूरत पड़नी है, और मैक्सिमम जानवर जितने भी तो पानी के किनारे आते थे। हम लोगों ने फिशिंग करना सीख ली थी, आगे जाना सीख लिया था, पहिया बना लिया था, तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या, इस चक्कर में लोग अब कहाँ बसने शुरू हो गए? नदियों के किनारे। जहां जहां वाटर सोर्सेज होंगे वहां उन लोगों ने आना शुरू कर दिया, और जहां जहां वाटर सोर्सेज थे वहां पर उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगह से लोग उठे और वहां पे अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना शुरू हो गए, जनजातियां बनना शुरू हो गई, और जनजातियों से गांव बने, और गांव से फिर शहर बने। तभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं, इट इज अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है? अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब नगरीय सभ्यता। ये बेसिकली नगरीय सभ्यता है। ठीक है, नगरीय मतलब जहां शहर भी हैं और जहां गांव भी, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर, नदियों के किनारे, तो ह्यूमन रेस की बात कर रहा था मैं। तो ह्यूमन रेस की जब मैं बात करूं तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो है वो डिफरेंट ह्यूमन रेस थी। जैसे भूमध्य मेडिटेरियन रेस थी, ऑस्ट्रियाइड रेस थी, मंगोल थे। ठीक है, उसके बाद आपके निग्रोस थे। ये बेसिकली ट्राइब्स हैं जो इंडिया के अंदर इन छोटी छोटी जगहों से आनी शुरू हुई। ठीक है, लाइक मेडिटेरियन सी से आई, सेकेंड ऑस्ट्रियाइड थे, थर्ड मंगोल थे, चौथे निग्रो थे। तो लोगों ने क्या करना शुरू हो गया, वो वहां पे बसने शुरू हो गए। तो यहीं से सिंधु सभ्यता का जो विकास था वो डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिंधु सभ्यता अकेली सभ्यता थी जिसकी डेवलपमेंट हुई इंडिया के अंदर, इसकी भी कंटेम्परेरी साइट्स थी, इसकी भी बहुत सारी कंटेम्परेरी ऐसी सिविलाइजेशन थी जो इसके साथ डेवलप हुई है, जो इसकी कंटेम्परेरी हुई है, क्योंकि ये लोग ट्रेड किया करते थे फॉरेन के साथ। ठीक है, लोथल हो गया, सुतके गंडोर हो गया, कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां से ट्रेड हुआ करता था फॉरेन। ये हमारे बंदरगाहें हुआ करती थी। ठीक है, तो इन बंदरगाहों से ट्रेड होता था। तो ऐसा नहीं कि ट्रेड इंडिया में, अब इंडिया के लोग इंडिया में ट्रेड तो करेंगे नहीं, पानी के थ्रू जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या था, यहाँ बंदरगाहें बनी थी, और इन्हीं बंदरगाहों के अंदर बहुत सारी सभ्यताएं थी। बेसिकली 4 मेन सभ्यताएं थी जिनकी डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम। लाइक इजिप्ट की सभ्यता, जिसे हम मिस्र बोलते हैं, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इजिप्ट की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सिविलाइजेशन। दूसरी मेसोपोटामिया। ठीक है, कौन सी? मेसोपोटामिया। ठीक है, दूसरी सभ्यता कौन सी? मिस्र की सभ्यता, दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमेरियन, नॉर्थ पार्ट जो उसका था वो सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाने। सुमेरियन लोग, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते थे सुमेरियन लोगों के साथ। हमारा अवशेष मिले हुए हैं जो बताते हैं कि हम लोग क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। हमारे कॉइन्स मिले हैं, तो वहां पे क्या पता लगता था, हम लोग इनके साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और ये लोग हमें एक शब्द से जानते थे, दैट इज नोन एज द मेलुहा। ठीक है, एक शब्द जिसका यूज होता था, हमारे ग्रंथों में मिलता है, मेलुहा। ठीक है, तो चौथी जो थी वो आपकी चीन की सभ्यता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या है, जितनी सभ्यताओं की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता की बात करूं, चाहे वो मिस्र सभ्यता की बात करूं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करूं, चाहे मैं चीन की सभ्यता की बात करूं, इन सभी सभ्यताओं की एक चीज कॉमन थी कि ये सारी की सारी जो सभ्यताएं थी वो एक नदी के किनारे डेवलप हुई हैं। मतलब रिवर सिस्टम, जहां पे रिवर सिस्टम था वहीं पे डेवलप हुई हैं ये सारी की सारी सभ्यताएं। तो यहाँ पे मतलब जो किसी भी सभ्यता को डेवलप होने के लिए, वेजिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो रिवर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हर जगह। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, कौन कौन सी? सिंधु नदियां और उसकी सहायक नदियां, जितनी भी इंडस रिवर थी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियां थी, जितनी भी सभ्यता हमें मिलती है उनके चारों तरफ मिलती है। अभी तक जो मिली है वो कितनी मिली है, इनके सामने। जो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी, नील रिवर। ठीक है, नाइल या नील जो रिवर थी, ठीक है, नील नदी के किनारे जो सभ्यता थी वो वहां पे हमें मिली है। मिस्र की सभ्यता किसके किनारे मिली है?
नील की नदी के किनारे सारी की सारी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हमें मिली है वो टिग्रिस रिवर, किसके, टिग्रिस, कौन सी नदी थी, टिग्रिस रिवर के किनारे हमें सारी की सारी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो हमें मिली है। तीसरी चीन की, जिसे हम बोलते हैं येलो रिवर, जिसे हम बोलते हैं येलो रिवर, ठीक है, येलो रिवर, ठीक है। तो चीन में जो रिवर थी जिसके किनारे चीनी सभ्यता मिली थी उसका नाम था येलो रिवर। इसे रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है चाइना के अंदर, उदासी की नदी चाइना की, उसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है आज। तो ये चीन, तो ऑटोमेटिकली एक चीज कॉमन थी कि जितनी भी ये सभ्यताओं का विकास हुआ वो सभ्यताओं का विकास किसके ऊपर हुआ, इस नील नदी के किनारे हुआ, मतलब नदियों के किनारे, नील नदी, नदियों के किनारे हुआ। जैसे सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे, सिंधु हरका या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है, सिंधु सरस्वती या सिंधु हरका नदी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। सेकंड वन इज मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे डेवलप हुई थी। टिग्रिस सभ्यता जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो टिग्रिस के नदी के किनारे हुई थी, और येलो रिवर के किनारे चीन की सभ्यता डेवलप हुई थी। तो इन सभी जो नदियां थी इनके किनारे ही सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। ये हमें अभी तक जो स्टडी हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे उनसे ये चीजें सामने आई कि जितनी भी सभ्यताएं थी वो उनके किनारे डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो कहां पे होती है हमारी, चीन येलो रिवर के किनारे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो डेवलपमेंट थी, इस तरीके से जो हमारा सभ्यताओं की डेवलपमेंट हुई वो इस तरीके से डेवलपमेंट हुई सभ्यताओं की। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो 1924 से पहले 1924 से पहले सभी दुनिया यही मानती थी कि दुनिया का जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, वो थी आपकी वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक काल इज द ओल्डेस्ट, या हम बात करेंगे जो रिलीजन की बात करते हैं तो हिंदू धर्म सबसे पुराना, बिल्कुल हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म था। और इसी धर्म की बात करते हैं कि जो वैदिक काल था दैट इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है, अभी तक ये मानते थे। लेकिन 1921 में हुआ क्या कि जब वो लोग कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो ठीक है, सर्वे करते हुए, ठीक है, हुआ क्या कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट ढूंढी, ठीक है, R.D. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को ढूंढा, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए 1921 में जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ने क्या किया, डिक्लेयर कर दे दुनिया को कि हम लोगों ने एक पुरानी सभ्यता की खोज की है जिसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्योंकि हड़प्पा क्यों डाला गया था, क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो हमें मिली थी, कहाँ पे, 1921 में रावी नदी के किनारे लाहौर के पास, ठीक है। तो इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें जो पहली साइट मिली थी उस साइट का नाम था हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इसी हड़प्पा की वजह से इसका नाम जो पड़ा, एक नया नाम पड़ा, दैट इज नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या नाम पड़ा, दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। 1921 में इसकी खोज हुई थी, इस वजह से सिविलाइजेशन को एक दूसरा नाम कहा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हमें रावी नदी के किनारे मिली थी, कहाँ पे, लाहौर के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए हमारा यहां तक जो था शुरू होता है। अब बात करते हैं सिविलाइजेशन के ऊपर। तो डेवलपमेंट हुई, जब इस चीज की खोज हुई तो साइट्स मिलना शुरू हुई हमारे पास, और जब साइट्स मिलना शुरू हुई तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता लगना शुरू हुआ, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोन आया अर्जेंट।
हाँ सॉरी क्लास, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रहा है इसमें। बोर्ड मेरा सारा सारा दिखाई दे रहा है या आधा दिखाई दे रहा है? मैं पूछ रहा हूँ इधर किससे भी, सौरभ, बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा पूरा? हेलो हेलो हेलो। बोर्ड में दिक्कत आ रही है कहीं थोड़ी सी? बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? हाफ दिख रहा है, हाफ हाफ हाफ। अब हाँ, मेसोपोटामिया, दैट इज इराक। इराक इज द मेसोपोटामिया। ओके, पूरा आ रहा? अब आया? अभी आ गया पूरा? देयर इज सम इशू। पूरा है? कई मोबाइल्स के ऊपर शायद हाफ आ रहा है, प्रॉब्लम आई है ये। सभी के सभी सभी पूरा है? ओके रिपोर्ट पंकज पूरा? यस सर, ओके ओके ओके, रिपोर्ट सभी के पूरा आ रहा है? सभी में पूरा आ रहा है? सभी में? सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा दिक्कत आई। कहाँ पे नेहा नेहा शर्मा, कहाँ पे नहीं आ रही? कहाँ पे दिक्कत आ रही? लैंडस्केप मोड ऑन करेंगे तभी आएगा। ओके ओके। अब नहीं सही? पूरा दिख रहा है? ये प्रॉब्लम आई थी कहीं से, मेरे को लगा कि प्रॉब्लम है। थोड़ा जूम। ओके अब ठीक है। ओके ओके, अभी आऊंगा रमेश, रिवर के ऊपर आ रहा हूँ, रिवर के ऊपर आ रहा हूँ, रिवर के ऊपर आ रहा हूँ। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट। ठीक है, अब ठीक है सभी को? ओके, स्टार्ट करें। आप लोगों के साथ दिक्कत है? लैंडस्केप मोड ऑन करो, लैंडस्केप मोड। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर जो बाकी बचा है। थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। मेरा लेक्चर खराब कर रहा था। चलो बाहर। सो थैंक यू क्लास, आप लोगों को डिस्टर्ब किया टाइम उसकी वजह से। ठीक है, तो अब हुआ क्या? ठीक है ठीक है, जॉन मार्शल की बात करें 1924 की, तो हुआ क्या कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वर्ल्ड को दिखा दिया कि भाई एक नई सभ्यता का हमें मिली है। उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब हम लोग बात कर रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए था कि थी कहां पे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, हमने पहले ही बात कर दी थी कि जितनी भी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हुई वो सारी की सारी सिविलाइजेशन कहां पे हुई? नदियों के किनारे, रिवर सिस्टम के किनारे। चाहे वो टिग्रिस की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें, चाहे वो नील की बात करें, हम मिस्र की बात करें, चाहे वो येलो रिवर चाइना की बात करें, इन सभी की जो डेवलपमेंट थी नदी के किनारे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसकी भी जो क्या कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट हुई वो कहाँ पे हुई? रिवर के बैंक के किनारे। जितनी भी रिवर थी उसके किनारे हमारी जो थी इस सभ्यता का
विकास होना शुरू हुआ। और ये सभ्यता का विकास बेसिकली इंडस की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सभी ने रिवर सिस्टम पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो ज्योग्राफी के अंदर अमनदीप सर का लेक्चर आएगा आपके पास, तो वो रिवर सिस्टम करा देंगे। लेकिन अभी आपको बता दूंगा यहाँ पे कि कौन कौन सी नदियाँ थी। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि इंडस मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, और ये इंडिया से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ चली जाती है, ठीक है। कहाँ पे? ये कौन सा सागर है? सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा आपका? अरब सागर, वहां पे आपकी चली जाती है इंडस रिवर। तो ऑटोमेटिकली जब इंडस रिवर यहाँ से चली जाती है, ठीक है, तो एक तो ये मेन नदी थी जिसके किनारे सभ्यता बसी हुई थी, ठीक है। दूसरी थी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां थी जो आज हिमाचल के अंदर पाई जाती हैं। बहुत सारी सहायक नदियां थी इसकी, जहां पे हमें इन सोर्सेज को मिला हुआ है, ठीक है। इन सोर्सेज जो मिले हुए हैं वो सोर्सेज हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी फेमस रिवर थी, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लाइक झेलम, कौन कौन सी? झेलम, ये कौन सी थी? सिंधु या इंडस और सिंधु, ठीक है। झेलम नदी कहां पे? जम्मू कश्मीर, है ना, पता ना, जम्मू कश्मीर, भुल्लर लेक, नागा पर्वत, कुछ पढ़ना, सर बताएंगे आपको उसके बारे में। दूसरा जो इंडिया में से थी दैट इज कौन सी है? चंबा से निकलती है, टांडी में मिलती है, चिनाब, है ना। दूसरी कौन सी है? चिनाब। तीसरी बड़ा बंगाल से आपकी रावी, बड़ा बंगाल से कौन सी निकलती है? रावी। चौथी थी आपकी ब्यास, और तीसरी जो सतलुज होती है, ठीक है, सतलुज, ठीक है। एक थी आपकी घग्गर और हरका, कौन सी? घग्गर और हरका, ठीक है, हरका। ये रिवर थी जो फेमस नदियां थी जो हमारे उस सिंधु सभ्यता के काल के टाइम में पूछी जाती है, पेपर के अंदर आता है। तो इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ पूरे की पूरी जो थी आपकी, इन नदियों के किनारे पूरे की पूरी आपकी सिंधु सभ्यता बसी हुई थी। इन सभी नदियों के किनारे जो हमारी सभ्यता बसी हुई थी उस सभ्यता का नाम था सिंधु सभ्यता। और सारी ये नदियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके अंदर आपको हम साइट की बात करेंगे आज। तो डिफरेंट साइट्स थी जो हमें मिली हुई हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता के अंदर, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं जो फेमस साइट, अंत ईस्ट और वेस्ट साइड की बात करते हैं। जो सबसे नॉर्थ में कौन सी साइट है जो हमें मिली हुई है? वेस्ट में कौन सी साइट है जो हमें मिली हुई है? ईस्ट में कौन सी साइट है? और आपकी साउथ में कौन सी साइट है जो सबसे लास्ट हमें पॉइंट ऑफ साइट, लास्ट साइट मिली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे श्रीनगर के पास एक जगह है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर का अखनूर डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है। रिवर झेलम के किनारे एक साइट मिली हुई है जिसका नाम है मांडा। जगह का नाम क्या है? मांडा, MANDA। मांडा एक जगह है जहां पे कौन सी नदी? झेलम नदी के किनारे एक जगह थी मांडा। ये हमें नॉर्थ मोस्ट साइट मिली हुई है। सबसे नॉर्थ में कौन सी साइट मिली हुई है? मांडा। कहां पे? जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर की जगह, अखनूर डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर के अंदर, वहां पे ये जगह मिली हुई है मांडा। और इस मांडा के अंदर हमें पहली साइट थी जो मिली थी, नॉर्थ मोस्ट जो साइट है जो हमें मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे बलूचिस्तान वाला एक एरिया है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान वाला एक एरिया है। यहां पे एक साइट मिली है जिसका नाम है सुतको गंडोर। इस साइट का क्या नाम है? इस साइट का नाम है सुतको गंडोर। साइट का नाम क्या है? सुतको गंडोर। ये वो साइट थी, ये वो साइट है जो आपकी बेस्ट साइट है, सबसे उसमें मिली। ये भी एक बंदरगाह हुआ करती थी उस टाइम की, सुतको गंडोर, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ की। यहाँ रिवर जो जिस रिवर के किनारे मिला है, कौन सा? सुतके गंडोर जिस रिवर के किनारे मिला है उस रिवर का नाम है दाश्क। दाश्क रिवर। कौन सी रिवर है? रिवर दाश्क। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुतके गंडोर ये मिल गया मांडा किस रिवर के किनारे? झेलम के किनारे। और दूसरी जगह थी सुतको गंडोर। सुतको गंडोर जो थी वो दाश्क रिवर। दाश्क कहां पे? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं तो यहां पे एक आता है जगह उसकी, ठीक है, जगह है।
तीसरी, अब बेस्ट की बात करें तो यहां मेरठ के पास, कहां पे, मेरठ के पास एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी मेरठ के पास एक जगह है, ठीक है, मेरठ के पास एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। कहां पे? यहां पे यूपी मेरठ के पास। रिवर का नाम है हिंडन। कौन सी रिवर है? हिंडन रिवर। हिंडन रिवर के किनारे एक जगह बसी हुई है, एक साइट मिली है हमें जिसका नाम है आलमगीरपुर। और इस आलमगीरपुर के अंदर ही हमें क्या मिला है, मतलब कौन सी साइट मिली है? ये बेस्ट की साइट, सबसे बेस्ट की जो साइट है वो हमें मिली हुई है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट की साइट हमें कौन सी मिली हुई है? ये आलमगीरपुर। कहां पे है ये? आपकी यूपी मेरठ के पास जगह। रिवर का नाम है हिंडन। या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप किसकी बात करेंगे, जब भी हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो एचपी के कोई भी पेपर आएगा, खासकर क्योंकि एचएएस में तो आएगा नहीं, कम चांसेस होते हैं इसके आने के। कल्चर के अंदर थोड़ा सा पूछ लेते हैं, लेकिन जितने भी टेट या उससे रिलेटेड जितने भी कोई क्वेश्चन है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो यहां पे जो सिंपल 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, किसने बनाया, कब बनाया, वो नहीं पूछी जाती। किसको मिली, कब मिली, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूछे जाए। पूछा क्या जाता है कि रिवर कौन सी थी, वहां से मिला क्या, ठीक है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट, रिवर क्या, रिवर कौन सी थी, मिला क्या, और वो जगह कौन सी है, कहां पे पाई जाती है, ठीक है। अब सुतके गंडोर पूछ लिया जाता है कि कहां पे है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कहां पे है, आपको पता होना चाहिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या, ये जगह, पर्टिकुलर जगह वहीं से पूछ ली गई, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सिंधु सभ्यता के अंदर, ठीक है। विशेषताओं के ऊपर, इसके एग्रीकल्चर, कल्चर के ऊपर बाद में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ साइड बताऊंगा आपको, सारी की सारी साइड कहां कहां पे है, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तीसरी चीज जो इसमें साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट मिली थी, उसका नाम था, ये महाराष्ट्र में एक जगह थी जिसका नाम था दाइमावाद। क्या नाम था? दैट इज दाइमावाद। दाइमावाद एक जगह है, कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर दाइमावाद। दाइमावाद जो महाराष्ट्र के अंदर है, इसका रिवर का नाम था परवरा। परवरा रिवर, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है प्रेजेंट में। किसकी ट्रिब्यूटरी है? परवरा, गोदावरी। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। परवरा रिवर जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और गोदावरी नदी आपको पता ही है कहां पे है, महाराष्ट्र से निकलती है, त्रिवेंकेश्वर के पास से, है ना। तो परवरा रिवर के किनारे कौन सा है? दाइमावाद, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 मेन साइट थी जो हमें अभी तक मिली हुई है। अप्रोक्सीमेटली 12,99,700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो हमें अभी तक मिला है, किसका, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम लिखो 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया अभी तक फाउंड हुआ है हमें, जो सिर्फ 3% है सिंधु सभ्यता का। हम अभी तक 100% कवर भी नहीं कर पाए हैं, सिर्फ 3% सिंधु सभ्यता का हम अभी तक मिला है हमें, हम उसको ढूंढने में सक्षम हो पाए हैं। उसमें से भी जो हमें इंपॉर्टेंट साइट हमें मिली हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इन्हीं साइट को देखते हुए, ठीक है, ये कुछ 4 साइट थी जो एंड पॉइंट है। हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी सिंधु सभ्यता थी वो किसके बीच में थी? इसके बीच में, ठीक है। कौन कौन सा? सुतके गंडोर से लेकर मांडा, ठीक है, सुतके गंडोर से लेकर मांडा, थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए मैं इसको लागू से बात कर देता हूं। कहां से? सुतके गंडोर से लेकर मांडा, मांडा और दाइमाबाद, सॉरी आलमगीरपुर, और ये, ठीक है, आलमगीरपुर और ये। तो ऑटोमेटिकली एक चीज आपके सामने आए होगी, एक चीज आप सामने देख रहे होंगे कि हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी, मतलब ट्रायंगुलर शेप के अंदर हमें मिली है। किस शेप में मिली है? ट्रायंगुलर शेप के अंदर। जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो किसके अंदर मिली है? ये, इस अंदर के बीच में जितनी भी सभ्यता हमें मिली है, उस सभ्यता का क्या नाम है? दैट इज नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसकी शेप कौन सी है? दैट इज ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार सभ्यता है हमारी। किसकी? इसकी सिंधु सभ्यता की, जो आपकी सुतके गंडोर, उसके बाद मांडा, आलमगीरपुर और दाइमाबाद, इसके बीच में ही सारी की सारी जो हमें सभ्यता है वो मिली है, ठीक है। इसलिए सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कोई सभ्यता से
त्रिभुजाकार, मतलब ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन के नाम से भी हम लोग इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप के अंदर हम मानते हैं इस चीज को, दैट इज नोन एज द सुतके गंडोर से लेकर आपका कहां पे है मांडा, आलमगीरपुर और दाइमाबाद, 3-4 साइटों के बीच में हमारी पूरी की पूरी जो ट्रायंगुलर है वो हमें मिली हुई है इस सिविलाइजेशन। तो अक्सर क्वेश्चन पुट होता है यहाँ पे कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो किस आकार में है, तो आपको पता लग गया होगा कि सिंधु सभ्यता किस आकार में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस आकार में है, तो सिंधु सभ्यता जो हमारी वो आपकी ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, कौन सी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो फेमस साइट जो जिसके ऊपर क्वेश्चन पुट होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फेमस साइट्स जो हमें मिली हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन राइट होते हैं हमें और हमें मिलते हैं। ठीक है, तो नदियों के नाम यहाँ पर आज हम सिर्फ साइट की बात करेंगे, साइट और रिवर, दो चीजों के ऊपर बात करेंगे कहाँ कहाँ हमें मिली है। ठीक है, तो इन साइट के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात कर दी थी कौन सी, यहाँ पे मांडा की बात कर दी थी। ठीक है, मांडा कौन सी रिवर, झेलम। पहली जो साइट हमें मिली थी वो हमें मिली थी कहां पे, यहां पे अप्रोक्सीमेटली रावी के किनारे, जिसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा रिवर रावी, ये कौन सी रिवर है, रावी के किनारे हमें कौन सी साइट मिली है, हड़प्पा। कहां पे मिली है, पाकिस्तान में, इस टाइम लाहौर के पास। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना, आप लोगों ने कल यहाँ पे कमेंट करेंगे या डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है जहां पे ये मिली है। ठीक है, हड़प्पा कहां पे, लाहौर के पास है, और इस साइट का नाम है, रिवर कौन सी है, रावी। रावी के किनारे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो साइट है हमें मिली थी 1921 में दयाराम साहनी को। ठीक है, दूसरी साइट जो हमें मिली है वो मिली है आपकी सिंध के पास, दैट इज नोन एज मोहनजोदाड़ो। कौन सी साइट मिली है, उस साइट का नाम है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो एक साइट मिली है, वो कौन सी नदी के किनारे है, याद रखना सिंधु, सिंधु के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु। ये भी कहां पे है, पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो, माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, शायद आज लेक्चर लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। मोहनजोदाड़ो कहां पे है, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी कहां पे है, जो पाकिस्तान के अंदर है जहां पे है। दूसरी चौहोंदड़ो, चौहोंदड़ो, चौहोंदड़ो भी किस नदी के किनारे हैं, वो आपकी रिवर सिंधु के किनारे, चौहोंदड़ो। ठीक है, चौहोंदड़ो। ठीक है, उसके बाद आमरी, सुना है, ऋतिक रोशन की फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, मोहनजोदाड़ो, उसमें आमरी एक शब्द आता है, आमरी। वो भी किस किनारे है, चौहोंदड़ो, सॉरी सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कौन सी है, बालाकोट। बालाकोट, बालाकोट भी कहां पे आपकी, सिंधु के किनारे। और उसके बाद इंपोर्टेंट, दैट इज कोट दीजी। कौन सी, कोट दीजी, वो भी कहां पे है, सिंधु के किनारे। तो ये कुछ फेमस पाकिस्तान के अंदर जो हमें साइट मिली है उनका विवरण है ये सारे का सारा। कौन कौन सी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चौहोंदड़ो, आमरी, बालाकोट। ठीक है, उसके बाद कोट दीजी। कौन सी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चौहोंदड़ो, आमरी, बालाकोट और कोट दीजी। ये कुछ फेमस साइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमें मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन के किनारे, और उसकी नदियां हम लोगों ने लिख दी। ठीक है, नदियों तक पहुंच गया, ये सभी ने मेरे को लगता है कि कर लिया होगा नोट, है ना, नहीं किया तो मैं बता दूं मैं, चौहोंदड़ो, उसके बाद आमरी, उसके बाद बालाकोट और कोट दीजी। ठीक है, ये साइट्स कहां पे थी, पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर। अब इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो फेमस साइट मिली है हमें, ठीक है, वो सतलुज के किनारे रोपड़। ठीक है, रोपड़।
कौन सी मिली है? सतलुज के किनारे कौन सी मिली है? रोपड़। ठीक है, कहां पे मिली? रोपड़ मिली है सतलुज के किनारे। दूसरी मिली है हमें हरियाणा के पास घग्गर रिवर के किनारे, ये घग्गर रिवर है, इस रिवर के किनारे हमें मिली है जिसका नाम है बानावली। क्या नाम है? बानावली। कौन सी साइट है आपकी? बानावली। कहां पे है ये आपकी? घग्गर, हरियाणा में बानावली। ठीक है, बानावली कहां पे मिली हमें? हरियाणा के पास रिवर घग्गर के किनारे। उसके बाद यहां पे एक राजस्थान के अंदर पास हमें मिली है जिसका नाम है कालीबंगन। क्या नाम है? कालीबंगन। कालीबंगन साइट हमें कहां पे मिली है? वो मिली है हमें राजस्थान में रिवर घग्गर के किनारे। हर का घग्गर रिवर आती थी, ऊपर से आती थी, तो उसके किनारे हमें मिली है कौन सी? कालीबंगन। ठीक है, यहां पे कच्छ वाले एरिया पे, गुजरात वाला जो एरिया है, इस एरिया में हमें इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं। ये कच्छ वाला जो एरिया था, ठीक है, कच्छ आपको पता है लूणी रिवर जाती है कच्छ तक। ठीक है, लूणी रिवर के किनारे कच्छ तक एक रिवर थी जिसका नाम था धोलवीरा। कौन सी साइट थी? धोलवीरा। धोलवीरा साइट कहां पे आपकी? गुजरात के अंदर है। लूणी रिवर थी उस टाइम। ठीक है, उसके किनारे बसा हुआ एक शहर था धोलवीरा, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। हम स्टडी करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो धोलवीरा। उसके बाद यहां पे एक और साइट थी जिसका नाम था लोथल। लोथल ये बंदरगाह थी। ठीक है, ये बंदरगाह थी और ये रिवर के किनारे थी। उस रिवर का नाम था बोगवा। रिवर कौन सी थी यहां पे जो बहती थी? उसका नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोगवा। बोगवा रिवर के किनारे जो था वो बोगवा रिवर के किनारे लोथल। एक और था सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा जो था ये भी किसके किनारे था? बोगवा के किनारे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सुरकोटड़ा, यहाँ पे घोड़े के विशेष मिले थे, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लोथल आपको पता ही है, बंदरगाह हुआ करती थी, रस्क मिले यहाँ, हस्क मिला सॉरी, तो वो ऐसी चीजें मिली हैं यहाँ पे। और तीसरी साइट यहाँ पे थी एक रंगपुर। कौन सी? रंगपुर साइट कौन सी थी? रंगपुर साइट थी। और इस रंगपुर साइट जो नदी के किनारे थी, उसका नदी का नाम था मादर। मादर, या हिंदी में लिख रहा हूं मैं इसको, मादर रिवर। ठीक है, तो किस नदी के किनारे था ये? मादर रिवर के किनारे। ठीक है, तो इस तरीके से जो था आपकी ये डिफरेंट साइड, इंडिया की साइड और पाकिस्तान की साइड आपको शायद पता लगी होंगी अभी। ठीक है, पाकिस्तान के क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल याद रखना, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, उसके बाद आपकी चौहंदड़ो, उसके बाद आमरी, बालाकोट, सुतके गंडोर और कोट दीजी। इंडिया की बात करूंगा तो रोपड़, उसके बाद बानावली, कालीबंगन, धोलवीरा, लोथल, सुरकोटड़ा, रंगपुर और दाइमाबाद और आलमगीरपुर। ये कुछ फेमस साइट्स हैं जो इंडिया के अंदर थी। ठीक है, तो ये साइट्स थी जो इंडिया के अंदर पूछी गई हैं और इंडिया के अंदर सारी की सारी आई हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरे को लगता है कि सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, कहां कहां कौन कौन सी साइट्स हैं और किस तरीके से काम हुआ इन साइट्स के ऊपर। ठीक है, तो दो चीजों की बात हुई, हमने आज बात की दो चीजों के ऊपर कि सिंधु सभ्यता का विकास, सिंधु सभ्यता के टाइम कौन कौन सी फेमस रिवर्स थी और जो रिवर थी उन रिवर के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए थे। ठीक है, तो हम आपकी सिंधु के किनारे बात करें, कौन सी? सिंधु के किनारे बात करें, सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सी थी आपकी? एक थी आपकी मोहनजोदाड़ो, चौहंदड़ो, उसके बाद आमरी, उसके बाद बालाकोट, उसके बाद कोट दीजी। ठीक है, ये बेसिकली आपको इसी, वैसे तो सिंधु सभ्यता के अंदर मोर देन 300 साइट्स आपको मिल चुकी हैं।
ठीक है, लेकिन फिर भी हम मेन साइड की बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पुट होता है और हमें जो चीज़ें मैक्सिमम मिली हुई हैं यहीं से मिली हुई हैं। दूसरी आती है रावी, ठीक है, दूसरी नदी कौन सी थी, दैट इज रावी। रावी के किनारे से हमें क्या क्या मिला है, रावी के किनारे से हड़प्पा, ठीक है, ठीक है, हड़प्पा मेन कौन सी मिली है, रावी के किनारे हड़प्पा। उसके बाद झेलम, सॉरी हाँ झेलम, झेलम के किनारे हमें मिला मांडा, कौन सी मिली है, मांडा, ठीक है। उसके बाद आपकी सतलुज, सतलुज के किनारे हमें कौन सी मिली है, दैट इज रोपड़, कौन सी मिली है, रोपड़। उसके बाद आपकी दाश्क, दाश्क के किनारे कौन थी, सुतको गंडोर, सुतको, उसके बाद गंडोर, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है, ये सारी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, ठीक है, ये श्रीलंका श्रीनगर इंडिया में, ये रोपड़ इंडिया में। उसके बाद कौन सी थी, घग्गर, घग्गर के किनारे जो हमें मिली है वो कौन सी मिली है, बानावली, कौन सी मिली है, बानावली और कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है। उसके बाद भोगवा के किनारे आपकी लोथल, सुरगोटला, लूनी के किनारे आपकी धोलावीरा और हिंडन के किनारे आपकी आलमगीरपुर वगैरह वगैरह सारी की सारी हम लोगों ने लिख दी है। तो आज के लिए जो टॉपिक है वो इतना ही, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने बात कर दी, हमने फेमस साइट्स जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है, कहाँ पे है, किस तरीके से है, किस तरीके से हमारी जो सिंधु सभ्यता थी किस तरीके से उसने डेवलप किया, क्या क्या चीज़ें आई उसके अंदर, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा, अब मैं कल के लिए आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसकी बेस पर असाइनमेंट ये रहेगी कि जितनी मैंने साइट्स बताई हैं, जितनी साइट्स मैंने बताई है, मैंने 3 क्वेश्चन पुट करने की बोला था कि एक साइट कहाँ पे है, दूसरी नदी कौन सी है, तीसरी मिला क्या है। तो आप 2 काम मैंने कर दिए आज यहाँ पे। तीसरा काम जो आपने घर बैठ के करना है वो ये करना है कि इस साइट्स में से कौन सी चीज़ मिली है, फेमस चीज़ें जो हमें यहाँ से मिली हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आप क्वेश्चंस के आंसर जो से क्वेश्चन पुट होंगे वो क्वेश्चन आंसर देंगे। और तीसरी चीज़ जो कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे, इसका पार्ट 2 रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इस सेकंड पार्ट के अंदर बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ करते थे, उनका इकोनॉमी किस तरह, एग्रीकल्चर क्या था उनकी इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप होती है, उनका कल्चर क्या था, उनका सोशियो कल्चर, उनकी पूजा पाठ कैसे थे, लोगों को दफनाया, जब मृत हो जाते थे उनको किस तरीके से दफनाया जाता था, ये कुछ उनका फीचर्स थे उस सभ्यता के। तो कल का जो लेक्चर रहेगा वो सारे के सारे उनके फीचर्स और क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समापन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन समापन करने से पहले मैं कोशिश रिक्वेस्ट कल भी मैंने किया था, क्योंकि आज से हमारा टॉपिक शुरू हो गया है और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद हमारे साथ फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं, ठीक है, या किसी चीज़ वजह से उनके पास हम लोग नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और शेयर कर दें और कम से कम हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको कर दें, ताकि हम लोग डायरेक्टली सभी के साथ लिंकअप हो सके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। कोई और भी इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहता है उसको हम लोग दे सकते हैं बेनिफिट के लिए। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बाकी क्योंकि मेरा लेक्चर ऑनलाइन लाइव चल रहा है यहाँ पे, मेरे अलावा सौरभ सर का जो लेक्चर है या अमनदीप सर का लेक्चर है वो डायरेक्ट उसके ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे कब उनका लेक्चर लग रहा है उसके बारे में पता करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है एजिलाइट के नाम से, एजिलाइट उन्ना के नाम से है, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अभी तक के लेक्चर में कोई दिक्कत परेशानी हो, कहीं हो, कुछ रह गया हो तो मैसेज कर देंगे, मैसेज के बाद हम लोग को रिप्लाई कर देंगे उस चीज़ के ऊपर, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ, कहीं बार प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आ गई तो वो भी पूछ लेना, कई बार हो जाता है कि मैंने कुछ, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो कई बार प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन की वजह से कई बार दिक्कत आई है तो आप जरूर कमेंट करें, हम बैठे हैं, गलती भी अगर कोई हो रही है तो आप उसको सुधारने, कल भी जैसे हम लोग कई चीज़ें जैसे दिमाग से स्किप कर जाती हैं ऑन द स्पॉट पढ़ाते पढ़ाते,
तो क्योंकि ये जब लाइव क्लास है, यहाँ पे सामने कोई बैठा नहीं है, लेकिन जब आप लोग वहाँ पे बैठे होते हैं क्लास के अंदर, तो हम लोग डिस्कस, शायद जो मेरे साथ पढ़ते हैं उनको शायद पता होगा कि हम लोग जो क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, तो हम हमेशा इस चीज़ का रहता है कि कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं या हमारे इस्तेमाल से स्किप कर जाती है पर्टिकुलर टाइम, तो आगे से रिप्लाई आ जाता है कि सर नहीं ये था इस तरीके से, तो वो बुरी बात नहीं है। एक इससे ये चीज़ पता लगती है कि आप लोग कितना केयरफुल और कितने उससे सुन रहे थे हमें, या क्या दिक्कत कहीं पे रह गई है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे हम लोग और करते रहेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर था हमारा। इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, एक अपने स्टोन एज के ऊपर बात की है। सेकंड जो हम लोगों ने बात की है वो सिंधु सभ्यता की बात की है, रिवर सिस्टम की बात की है, और उसके ऊपर जो सभ्यता डेवलप हुई है उस सभ्यता की बात की है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को विराम, और कल हम फिर इसी टाइम इसी समय आपके साथ जुड़ेंगे, और जो फर्दर हमारा जो टॉपिक रह गया सिंधु सभ्यता का उसको खत्म करना, और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक काल शुरू होगा। तो उसके लिए थैंक यू सो मच क्लास।